प्रिय छात्रों, जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में देखा है कि किस प्रकार से समर और प्रभा के बीच बातचीत चल रही है। समर चाहता है कि प्रभा से सलाह ले कि उसे आगे की पढ़ाई जारी रखनी चाहिए या पढ़ाई छोड़ करके नौकरी करनी चाहिए। लेकिन कभी कभी समर के मन में यह इच्छा होती है कि वह मन लगाकर आगे की पढ़ाई करे, जिससे उसे अच्छी नौकरी मिलेगी, और जब अच्छी नौकरी मिलेगी तो वह अपने माता पिता के प्रति जो उसका फर्ज है उसको पूरा करेगा। इसी विषय में वह सोच रहा है। इस प्रकार से सुबह हो जाती है और प्रभा बोलती है कि अच्छी नौकरी मिल जाने के बाद माता पिता के प्रति जो फर्ज होता है उस फर्ज को निभाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जब अच्छी नौकरी में या अच्छे पद पर बच्चे चले जाते हैं तो उन्हें अपने काम के कारण इतना समय नहीं मिल पाता है कि वे अपने माता पिता के प्रति अपने फर्ज को निभाए। तो आगे हम लोग देखेंगे। 2 दिन बाद वह भाभी से प्रभा के लिए एक साधारण धोती मांगने गया और उन्होंने मना कर दिया। तो जैसा कि देखे थे कि समर चिंतित है, उसकी पत्नी प्रभा की साड़ी जगह जगह से फटी हुई है, मैली है, अब वह सिलने लायक भी नहीं रह गई है। तो वह जाकर के अपनी भाभी से कहता है कि कोई एक साधारण साड़ी हो तो प्रभा के लिए दे दीजिए। लेकिन भाभी ने साफ साफ कह दिया कि उसके पास कोई साड़ी नहीं है और कहा कि शायद अम्मा के पास हो, और उन्होंने भाभी ने बता दिया कि शायद अम्मा के पास होगा, उनसे मांग लीजिए। वह डरते डरते अम्मा के पास गया। उन्होंने भी कोई धोती न होने की बात कही। तो समर अम्मा के पास जाकर कहा कि कोई धोती हो तो प्रभा को दे दो। लेकिन माँ ने भी कह दिया कि उनके पास भी कोई साड़ी नहीं है। समर ने शादी की कोई धोती रखी होने की बात की तो वे भड़क गईं। समर ने कहा कि माँ, हो सकता है कि शादी के समय की कोई साड़ी वगैरह हो। तो अम्मा भड़क गई, गुस्सा हो गई और उसकी ससुराल से कुछ न आने की सफाई जोर जोर से चिल्लाकर देने लगी। अम्मा भड़क भी गई, गुस्सा भी की, और उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारी ससुराल से कोई साड़ी वगैरह आई नहीं। कहने का मतलब कि पहले से ही अम्मा गुस्से में थी। शादी के समय पर्याप्त दहेज नहीं मिला था, न तो पर्याप्त गहने मिले थे, न तो पर्याप्त कपड़े मिले थे। तो पहले से ही वे भरी बैठी थी। और उसके बाद फिर उन्होंने यह भी कह दिया कि कोई साड़ी वगैरह मिली नहीं है। उन्होंने समर पर ताना मारा कि बहू ने ही उसे सिखाकर भेजा है। माँ जी ने समर को ताना मारा और कहा कि बहू ने तुम्हें सिखाकर भेजा है, बहू के कहने पर तुम मेरे पास साड़ी मांगने आए हो। तभी बाबूजी आए और माँ ने उनसे कहा कि वो अपनी शादी का हिसाब मांग रहा है। उसी बीच में बाबूजी भी वहाँ आ गए, और बाबूजी जब वहाँ आ गए तो माँ जी ने बाबूजी से कहा कि समर अपनी शादी का हिसाब मांग रहा है। बाबूजी भी भड़क उठे, बाबूजी भी क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, कमाने धमाने को कौड़ी नहीं और बहू की तरफदारी को शेर। कमाने धमाने के लिए कुछ नहीं और आकर के बहू की तरफदारी कर रहे हो, शर्म नहीं आती? थू है ऐसी बेहयाई पर, ऐसी बेहयाई मतलब शर्मिंदगी पर। तुम बेशर्म हो, तुम्हें अपने ऊपर शर्म करना चाहिए। हम बाबूजी चले गए। समर अपनी कोठरी में आ गया। कहने का मतलब कि भाभी ने साड़ी नहीं दी, समर को बता दिया कि माँ से मांग
मांगिए उनके पास हो सकती है साड़ी। माँ के पास जब समर गया तो माँ ने कह दिया कि उनके पास भी कोई साड़ी नहीं है। तो समर के मुंह से निकल गया कि शादी के समय की कोई साड़ी होगी उसमें से दे दो। इसी पर माँ भड़क गई और उनका भड़कना सुनकर पिताजी भी वहाँ आ गए। माँ ने पिताजी से कहा कि समर अपनी शादी का हिसाब मांग रहा है। इस पर बाबूजी भी भड़क गए और बाबूजी ने भी समर को भला बुरा कह दिया कमाने धमाने की कौड़ी नहीं, मतलब एक पैसा कमाता नहीं है और अपनी पत्नी की तरफदारी करने आए हो, शर्म नहीं आती। बाबूजी चले गए। समर अपनी कोठरी में आ गया। किसी तरह समय निकालकर प्रभा वहाँ आ गई। समय मिलने पर मिलने पर प्रभा वहाँ आई और उसने समर से कहा कि उसके पास साड़ी है पर घर के काम में उन्हें पहनना उसे अच्छा नहीं लगता। प्रभा ने कहा कि मेरे पास साड़ी है लेकिन घर के काम के लायक नहीं है। जिस तरह की साड़ी पहनकर घर में काम किया जाना चाहिए उस तरह की साड़ी नहीं है। साड़ी है लेकिन महंगी महंगी साड़ी है जिसे पहनकर घर में काम करना अच्छा नहीं लगता। तभी नीचे से ताना भरी आवाज़ आई। तभी नीचे से टोंट भरी आवाज़ आई। ताना भरी आवाज़ मतलब टोंट भरी आवाज़ आई। अब कहाँ गायब हो गई? बहू दाल उफन उफन कर चूल्हे में जा रही है। अब वह चूल्हे पर दाल चढ़ा करके आई थी और दाल उफन उफन करके चूल्हे में गिर रही थी। अब इस पर माँ ने देखा कि चूल्हे में दाल जा रही है तो माँ क्रोधित होकर के जोर जोर से ताना मारने लगी कि बहू कहाँ चली गई, दाल उफन उफन कर चूल्हे में जा रही है, इसे उतार कर ही खसम से बतियाने चली जाती, इसे उतार करके ही अपने पति से बात करने चली जाती। यहाँ ये एक शब्द आया है खसम। इसका अर्थ है पति। तो यह करके ही अपने पति से बात करने चली जाती, ऐसा माँ जी ने कहा। समर को गुस्सा आ रहा था। वह कल्पना करने लगा कि काश उसे कोई गड़ा हुआ खजाना मिल जाता तो उन सबकी नाक तक रुपया लाकर ठूस देता और कहता लो चबाओ। अब वह समर को गुस्सा आ रहा था। वह इमेजिन करने लगा कि काश इस समय उसे कोई खजाना मिल जाता तो वह उस खजाना को ला करके और ये परिवार वालों की नाक में ठूस देता और कहता कि लो अब इन रुपयों को चबाओ। पर कल्पना तो कल्पना ही होती है, लेकिन इमेजिन तो इमेजिन है, कल्पना करने से तो कुछ होता नहीं है। कल्पना करने से तो जीवन में आदमी आगे बढ़ता नहीं है, कल्पना करने से रुपए पैसे नहीं आते, कल्पना करने से पढ़ाई लिखाई नहीं होती, करने से होता है। वह टूट गई और हकीकत सामने आ गई। लेकिन वह कल्पना कल्पना जो है, वह जो इमेजिनेशन है, वह इमेजिनेशन समाप्त हो जाती है और हकीकत सामने आ गई। जो रियलिटी है वह रियलिटी सामने आ गई। उसने अपने मैट्रिक के सर्टिफिकेट को गोल मोल करके जेब में रखा और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज चला गया। अपने क्लास 10 के सर्टिफिकेट को गोल मोल करके, मतलब अच्छी तरह से फोल्ड नहीं करने को बोलते हैं, गोल मोल करके जेब में डाला और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज चला गया। जहाँ कि मैंने पहले ही बताया था एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फिर मैं एक बार बता दे रहा हूँ, जहाँ पर लोग जा कर के अपना इनरोलमेंट कराते हैं और जब कहीं वैकेंसी होती है तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले उस आदमी को जिसने अपना इनरोलमेंट कराया हुआ होता है उसको खबर करता है। तो वहाँ चला गया कि वहाँ वो अपना नाम लिखा देगा कि ताकि भविष्य में कहीं भी वैकेंसी हो तो
उसे खबर दी जाए और वह नौकरी प्राप्त कर सके। अब उसे अपना भाग्य आजमाने की इच्छा हो रही थी। अब वह चाह रहा था कि वह अपना भाग्य आजमाए, अर्थात नौकरी चाकरी की तलाश करे। वहाँ मेले जैसा कोलाहल था। जब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गया तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में मेले जैसा शोरगुल था। बहुत भीड़ थी। भीड़ के किनारे जाकर खड़ा ही हुआ था कि किसी ने कंधे पर हाथ रखा और कहा, कहिए स्वयं सेवक जी। अब जैसे ही वह एक तरफ किनारे में खड़ा था तो किसी सज्जन ने उसे देख लिया जिसे समर ने नहीं देखा था, और वह आकर के और समर के कंधे पर हाथ रख करके कहता है कि कहिए स्वयं सेवक जी, क्या हाल है। पर उन सज्जन को पहचानने में गलती हुई थी, लेकिन उस सज्जन ने जिसे समझ करके समर के कंधे पर हाथ रखा था, वास्तव में वह आदमी नहीं था। जिसने कंधे पर हाथ रखा था वह किसी और के कंधे पर हाथ रख करके पूछना चाहता था, लेकिन उसे पहचानने में भूल हुई थी। भीड़ का कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि मजदूरों और क्लर्कों की भर्ती है। जब उसने समर ने पूछा कि ये इतनी भीड़ क्यों है, तो उसे पता चला कि यहाँ पर मजदूर और क्लर्क, क्लर्क मतलब किरानी, लिपिक की भर्ती के लिए लोग आए हुए हैं। अर्थात मजदूर की नौकरी के लिए और क्लर्क की नौकरी के लिए लोग आए हुए हैं। सामने बोर्ड पर अनेक नौकरियों के नाम के आगे क्रॉस लगे थे। सामने बोर्ड पर जिस जिस पोस्ट पर वैकेंसी थी उसके आगे क्रॉस के दाग लगे हुए थे। क्या लगे हुए थे? बढ़ई 10 चाहिए, कारपेंटर 10 चाहिए, मजदूर 50 चाहिए, लेबर 50 तो चाहिए, तथा 3 क्लर्कों की आवश्यकता थी, तथा क्लर्क की वैकेंसी थी सिर्फ 3, और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि अंदर जाना भी असंभव था। कहने का मतलब कि यहाँ सिर्फ देख सकते हैं आप, बढ़ई कारपेंटर के लिए 10 पोस्ट था, मजदूर के लिए 50 पोस्ट था, और क्लर्क के लिए सिर्फ 3 पोस्ट था, और इतने सारे लोग वहाँ आए हुए थे। अब यहाँ कुल मिलाकर 63 पदों के लिए 3000 से ज़्यादा उम्मीदवार मतलब कैंडिडेट। यहाँ आपने देख लिया 10 और 50, 60 और ये 3, 63, 63 वैकेंसी थी, लेकिन 3000 से ज़्यादा यहाँ पर उम्मीदवार थे। यहाँ मैं इसको ये लिखता हूँ, ये उम्मीदवार हैं कैंडिडेट्स। तो कुल मिलाकर के यहाँ 3000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स है। उसका नंबर कहाँ आता? कहने का मतलब कि समर का नंबर कहाँ आता, क्योंकि इनमें कोई एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर का भांजा होगा। आप सभी जानते हैं नौकरी चाकरी में भाई भतीजावाद चलता है, ऑफिसर का कोई ना कोई रिलेटिव होता है। तो समर का नंबर कैसे आता? क्योंकि कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर का भांजा होगा, तो कोई ना कोई भतीजा होगा। थोड़ी दूर साथ साथ लौटने पर उन साहब ने उससे कहा था कि इन नेताओं को शर्म नहीं आती जो कहते हैं कि अब भारत स्वतंत्र है। अब जब लौट रहे थे तो समर के साथ वह सज्जन भी लौट रहे थे, जिन्होंने समर के कंधे पर हाथ रख करके पूछा था, कहिए स्वयं सेवक जी, क्या हाल है। तो ये दोनों लौट रहे थे। लौटने के क्रम में ही उस सज्जन ने कहा कि हमारे नेताओं को शर्म नहीं आती। वे गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हमारा भारत अब स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, अब हमें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। उसके निर्माण के लिए इंजीनियर, डॉक्टर, मशीन चलाने वाले लोग और वैज्ञानिक चाहिए। अब कहने का मतलब कि भारत तो स्वतंत्र है, अब भारत को चलाने के लिए, भारत का फिर से नया निर्माण करने के लिए, देश का विकास करने के लिए इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, फिर जितने सारे मशीन हैं उन मशीनों को चलाने के लिए वैज्ञानिक, वैज्ञानिक मतलब साइंटिस्ट चाहिए,
सच तो यह है कि उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। सच बात है कि इन नेताओं को न तो इंजीनियर की ज़रूरत है, न डॉक्टर की ज़रूरत है, न तो मशीन चलाने के लिए वैज्ञानिक की ज़रूरत है। उन्हें तो बस अपनी कोठियों की क्यारी हरी भरी रखने के लिए माली चाहिए तथा गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए। कहने का मतलब कि इन नेताओं को इंजीनियर, डॉक्टर और वैज्ञानिक की ज़रूरत नहीं है। उनकी जो कोठियाँ हैं, उनके जो मकान हैं, मकान के प्रांगण में जो क्यारियाँ हैं, उन क्यारियों को हरी भरी रखने के लिए, उसमें फूल लगाने के लिए, उसे साफ सुथरा करने के लिए माली चाहिए और उनकी गाड़ियों को चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए। इससे ज़्यादा तो इन नेताओं को कुछ चाहिए ही नहीं। उनका गुस्सा समर के घाव सहला रहा था। कहने का मतलब कि समर के अंदर में बेरोजगारी का जो घाव था, बेरोजगारी के घाव से वह परेशान था। तो जब वह सज्जन इस तरह की बातें कह रहे थे तो समर को अच्छा लग रहा था। ठीक ही तो है, जिनकी इच्छा आगे पढ़ने की है, कुछ बनने की है, उसके पास न साधन है न सुविधाएं। समर कह रहा है कि जो आगे पढ़ना चाहता है, उसको पढ़ने के लिए न तो उसके पास पर्याप्त धन है, न तो कोई साधन है। उसने भी कितने बड़े बड़े सपने देखे थे। समर ने भी बड़े बड़े सपने देखे थे। समर ने और क्या क्या किए थे, दयानंद से लेकर शिवाजी, रविंद्रनाथ, गांधी और नेहरू को अपना आदर्श बनाया था। समर ने स्वामी दयानंद, शिवाजी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों को अपना आइडियल बनाया था कि पढ़ लिख करके मैं इन लोगों की तरफ बनने की कोशिश करूँगा। सभी की जीवन गाथा पढ़कर रोमांचित हुआ था। जीवन गाथा मतलब उनकी बायोग्राफी पढ़ करके वह रोमांचित मतलब खुश हुआ था। उसने बाधाओं को डटकर मुकाबला करने का संकल्प किया था। इन लोगों की जीवनी पढ़ करके, इन लोगों के जीवन के बारे में पढ़ करके समर ने संकल्प किया था, निर्णय लिया था कि वह अपने जीवन में हर तरह की बाधाओं का डटकर मुकाबला करेगा। प्रभा को भी उसने अपने मार्ग की बाधा माना था। उसने यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी अपने जीवन मार्ग की बाधा माना था। उससे बात न कर वह स्वयं को कितना प्रसन्न अनुभव कर रहा था। कहने का मतलब यह है कि वह अपनी पत्नी को अपने जीवन की बाधा मान लिया। जब वह अपनी पत्नी से बात नहीं करता था, उससे अलग रहता था, उसके सुख दुख का ख्याल नहीं रखता था, सिर्फ अपने बारे में सोचता था, तब वह खुश खुशी का अनुभव करता था। उसे लगा था कि भाग्य उसका साथ दे रहा है। बाधा स्वयं ही हट गई थी। कहने का मतलब कि प्रभा खुद ही उसे बातचीत नहीं करती थी, उसे परेशान नहीं करती थी, पर ये सब बातें काल्पनिक और निराधार थी। लेकिन अब उसे लगा कि मैं ये सब जो सोचता था कि मेरे जीवन में कोई बाधा नहीं है, एक बाधा जो मेरी पत्नी थी, उससे भी मैंने बात करनी छोड़ दी, जिसके कारण अब उसके जीवन में कोई बाधा नहीं है। लेकिन ये सारी कल्पनाएं थी, ये सारी बातें काल्पनिक और निराधार, निराधार मतलब बेसलेस थी। उस सज्जन ने कहा कि सफलता प्राप्त करने और महान बनने के नुस्खे स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों के दिमागों में इस प्रकार भर दिए जाते हैं मानो इसका पाठ पढ़ने के बाद लड़का पहला काम यह करे कि जवाहरलाल नेहरू बन जाए, फिर बाद में नहाए खाए। कहने का मतलब उस सज्जन ने समझाया था कि यहाँ स्कूल और कॉलेज में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है और उसके दिमाग में जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती,
शिवाजी जैसे लोगों के जीवन की कहानियाँ भर दी जाती हैं, जिसके कारण बच्चों के दिमाग में ये बातें बैठ जाती है कि उसे शिवाजी बनना है, उसे महात्मा गांधी बनना है, उसे जवाहरलाल नेहरू बनना है और पहले यही काम करना है, बाद में उसे नहाना खाना या बाकी कोई काम करना है। 50 और 100 रुपए पाने वाले गोबर गणेश मास्टरों को यह नहीं सूझता कि यही पाठ उन्होंने भी पढ़ा था और महान बनते बनते इस स्कूल के हेडमास्टर की लताड़ खाने आना पड़ा। कहने का मतलब यह है कि जो टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं कि तुम पढ़ो, जवाहरलाल नेहरू जैसे बनो, शिवाजी जैसे बनो, रविन्द्रनाथ टैगोर बनो, महात्मा गांधी बनो, ये बच्चों को खुद पढ़ाते हैं और खुद सिखाते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं वे टीचर कि वे भी तो यही पढ़ कर आए थे। ये टीचर भी अपने ज़माने में जिस समय पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, उस समय यही पढ़े थे कि महात्मा गांधी बनना है, जवाहरलाल नेहरू बनना है, शिवाजी की तरह बनना है, रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह बनना है। लेकिन वे ये सब बनते बनते रह गए और एक स्कूल के टीचर बन गए और आकर के हेडमास्टर की डांट सुनते रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जीवन में किसको क्या करना है, क्या बनना है, यह उन बच्चों के इंटरेस्ट पर ही छोड़ देना चाहिए। सज्जन अपने रास्ते चले गए। जो सज्जन उसके साथ आ रहे थे, वे सज्जन अपने रास्ते चले गए, मतलब उन्हें जहाँ जाना था वहाँ चले गए। समर इधर उधर भटकता रहा, सोचता रहा कि उसे कुछ कहना है, अपने लिए नहीं तो प्रभा के लिए ही सही। मैंने यहाँ पढ़ दिया, कहना है नहीं, ये करना है। सोचता रहा कि उसे करना है। समर सोचता रहा कि उसे अपने जीवन में कुछ करना है और अपने लिए न कर सके तो कम से कम प्रभा के लिए तो कुछ कर सके। दोपहर बाद समर जब घर आया तो अमर डाकिए से पत्र लेकर अंदर जा रहा था। जब समर घर आया तो देखा कि एक लेटर लेकर के एक डाकिया आया और अमर उस जो समर से छोटा भाई है उसके हाथ में दिया। उस पत्र को लेकर के अमर घर के अंदर जा रहा था। समर ने उससे वह पत्र ले लिया। पत्र जोधपुर से प्रभा की मित्र रमा का था। वह पत्र जोधपुर से आया था और प्रभा की सहेली रमा ने लिखा था। पत्र लेकर वह भीतर आया। उसने देखा कि प्रभा एक कोने में बैठी आटा छान रही थी। पत्र देखते ही वह हुलस पड़ी। जैसे ही प्रभा ने देखा कि पत्र आया है, वह खुश हो गई और जब समर गया तो उस समय वह आटा छान रही थी। समर के कहने पर भी उसने पत्र नहीं पढ़ा और उसे संभाल कर अपने संदूक में रख देने के लिए कहा। जब समर ने कहा कि वह इस पत्र को पढ़ ले तो प्रभा उस समय आटा छान रही थी, इसलिए कहा कि पत्र को संदूक में रख दीजिए। उस दिन उसने पति से कहा कि उसने खाना क्यों नहीं खाया। उसने पति से बताया कि उसने खाना क्यों नहीं खाया। वह तो जरा से गुस्से में नहीं खाते और उसके लिए वह अभी भूखी बैठी है। कहने का मतलब कि जब तक समर खाना नहीं खा लेता था तब तक प्रभा खाना नहीं खाती थी। और उस दिन क्या हुआ, थोड़ा सा गुस्सा होकर के और समर बिना खाए चला गया था, जिसके कारण प्रभा इंतजार में बैठी रही कि समर जब आएगा खाना खा लेगा तो वह भी खाएगी। तो प्रभा ने कहा कि खाना क्यों नहीं खाए, आप जरा जरा से गुस्सा आने पर खाना नहीं खाते हैं और जिसका परिणाम होता है कि मुझे आपके लिए भूखे बैठना पड़ता है। जब समर को पता चला कि प्रभा ने खाना नहीं खाया है तो उसकी असफलता, थकान और मन की सारी बुझन पिघल गई। अब जब उसने सुना कि समर के कारण प्रभा ने खाना नहीं खाया तो समर की थकान और असफलता, कहने का मतलब कि वह नौकरी की तलाश में गया था जहां उसे सफलता नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली, तो उसके प्रति जो निराशा थी मन में, ये निराशा भी दूर हो गई। खाना मांगने पर उसने कहा कि आधा घंटे में ताज़ा खाना बन जाएगा। तो समर ने कहा कि ठीक है, खाना दे दो। तो प्रभा ने कहा कि अब ताज़ा खाना तो फिर बन नहीं जा रहा है, आधा घंटा में बन जाएगा,
वही खा लेना, अब बासी खाना क्यों खाओगे, मतलब ठंडा खाना क्यों खाओगे। उसने कहा, यह चाबी लो और बक्से में अधिक उथल पुथल मत करना। प्रभा ने चाबी दे दी बक्से की और समर को कहा कि उसमें चिट्ठी डाल दो, लेकिन और कोई सामान उलट पलट मत करना। ताला खोलकर पत्र संदूक में डाल दिया। फिर इच्छा हुई कि वह देखे कि संदूक में और क्या क्या रखा है। पत्र डाला। अब उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि देखे कि उसके बक्से में और क्या क्या है। तो देखा, रेशमी सूती 4-5 साड़ियाँ पड़ी थी, ब्लाउज, कागज और दूसरे डिब्बे डिब्बियों में जाने क्या क्या रखा था। महान महिलाओं के जीवन चरित्र पर एक ही पुस्तक, अब महान महिलाओं के जीवन पर, कैरेक्टर पर एक किताब उस बक्से में थी। गांधी जी की आत्मकथा, गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी उस बक्से में, और प्रेमचंद की कुछ किताबें रही होंगी। आगे देखते हैं। और प्रेमचंद की रंगभूमि, ये नोवेल है प्रेमचंद की रंगभूमि, उपन्यास है, आदि किताबें थी। कहने का मतलब कि समर ने जब पत्र रखने के लिए बक्सा खोला तो देखा कि प्रभा के बक्से में रेशमी और सूती, ये सब मिलाकर 4-5 साड़ियाँ थी, ब्लाउज, कागज और कुछ डिब्बे डिबिया थी। उसमें क्या क्या था पता नहीं। और साथ में उसने देखा कि जो ग्रेट वीमेन हुई थी हमारे देश में, उनके जीवन, उनके कैरेक्टर पर एक किताब थी। एक गांधी जी की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी पर किताब थी, और एक किताब प्रेमचंद की रंगभूमि उपन्यास थी। सब पर भेंट के साथ उसके हाथ से भी लिखा था प्रभा। अब सब पर लिखा हुआ था कि जिसने उसे प्रेजेंट किया था। ये सारी किताबें उसे प्राइज में मिली हुई थी। तो जिसने प्राइज दिया था वो लिखा हुआ था, और साथ में प्रभा ने अपने हाथ से अपना नाम उस पर प्रभा लिखा था। रंगभूमि में एक पत्र रखा था। रंगभूमि किताब जो थी उसके पन्नों के अंदर, पृष्ठ के अंदर, पेज के अंदर छिपाकर एक लेटर रखा हुआ था। भेजने वाले का नाम था प्रभा। साल भर बाद समर ने अपनी पत्नी का लेख देखा, जो जल्दी में लिखा होने पर भी सुंदर था। साल भर बाद उसने देखा कि उसकी पत्नी की लिखावट कैसी है। उसकी पत्नी ने यह पत्र जल्दी में लिखा था, फिर भी उसकी लिखावट सुंदर थी। समर ने देखा, वह पत्र रमा के लिए लिखा गया था, जिसमें प्रभा ने विद्यालय की बातों की चर्चा की थी। तो प्रभा ने वह पत्र अपनी सहेली रमा को लिखा था, और जिसमें अपने स्कूल के बारे में चर्चा की थी। संसार की हर अच्छी चीज को चाहने की कल्पना, वे भावुकता भरे सपने, उसमें उसने मेंशन किया था उस पत्र में कि उसे संसार की हर अच्छी चीजें पाने की इच्छा है, और वह बहुत ही इमोशनल सपने भी देखे थे। किसी भी लड़की की शादी होती तो सोचा करती थी कि मेरा पति तो प्रोफेसर होगा। जब लड़की की शादी होती है, शादी की सोचती है, तो उसकी इच्छा होती है कि उसका पति ऐसा हो, उसका पति वैसा हो, कहीं कोई बड़ा अफसर होगा, किसी बड़ी कंपनी का मैनेजर होगा। क्या क्या कल्पनाएं की थी सुखी गृहस्थी की। इसी तरह से प्रभा ने भी कल्पना की थी कि उसका पति ऐसा होगा, वैसा होगा, पर सब कितना झूठा था। लेकिन ये सब के सब उसकी कल्पनाएं, जितनी सारी कल्पनाएं उसने की थी, सब के सब झूठी निकली। कल्पनाएं सच नहीं होती। कहने का मतलब इमेजिनेशन जो है वह कभी भी सच नहीं होती। हमारी हर हंसी पर भाग्य दांत पीसता है। कहने का मतलब कि हमारी हर खुशी पर हमारा भाग्य दांत पीसता है, मतलब अपना क्रोध दिखाता है। दांत पीसना मतलब क्रोध दिखाना। ये भी एक मुहावरा है,
चलिए मैं लिख ही देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ दांत पीसना, ये है आपका क्रोध दिखाना। हम रोते हैं तो वह खिलखिलाता है। जब हम रोते हैं तो हमारा भाग्य खिलखिलाता है, हंसता है। कविता में बोलूं तो कहूंगी कि उन सभी बचपने के सपनों के दिए आज यथार्थ कह रही है कि कविता में बोलूं तो उन सभी बचपने के सपनों के दिए आज यथार्थ के विषैले धुएं में घूंटकर बूझ गए। कहने का मतलब कि बचपन में जितने सारे उसने सपने देखे थे वे सारे सपने आज नष्ट हो गए। नई नई मुसीबतें देखकर अब तो सिहरन तक नहीं होती। पहले नई नई मुसीबत देख करके डरती थी, लेकिन अब नई नई मुसीबत आने पर डरती भी नहीं है। ये जो आपने यहाँ पर शब्द देखा है सिहरन तक नहीं होती, इसका मतलब है कि डर तक नहीं लगता। लगता है हृदय जमकर पत्थर हो गया है। कहने का मतलब कि हृदय जमकर पत्थर हो गया है, मतलब अब उसके हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हृदय बहुत ही साहसी और कठोर हो गया है। समर ने क्या किया, पत्र को ज्यों का त्यों रख दिया। रात को उसने अपने बारे में प्रभा की इच्छा जतानी चाहिए कि वह आगे भी पढ़े या नौकरी आगे पढ़े भी या नौकरी कर ले। समर ने सोचा कि आज रात में मैं अपनी पत्नी को प्रभा को बता दूंगा कि मैं नौकरी करूं या पढ़ाई करूं, दोनों में से कौन सा काम करूं। प्रभा चाहती थी कि समर खूब पढ़े, कम से कम एमए तो पास कर ले, फिर उसे कहीं अच्छी नौकरी मिल जाएगी। समर ने कहा कि वह एमए अवश्य करेगा, चाहे उसे नौकरी के साथ साथ कुछ और भी क्यों न करना पड़े। समर ने अपना निर्णय सुनाया कि वह आगे की पढ़ाई करेगा, एमए करेगा। हाँ, उसने ये बात ज़रूर बताई कि एमए करने के लिए पढ़ाई के साथ साथ उसे और भी कोई पार्ट टाइम काम करना पड़े, साइड में कोई काम करना पड़े तो वह उसे भी करेगा। समर चाहता था कि प्रभा उसकी हिम्मत बढ़ाती चले। समर चाहता था कि प्रभा उसका साहस बढ़ाती रहे, वह दुनिया के सब काम कर लेगा। कहने का मतलब कि समर का साहस यदि प्रभा बढ़ाती रहे और उसे मोरल सपोर्ट देती रहे तो दुनिया का कोई भी काम समर कर लेगा। निराशावादी रहा है क्योंकि कभी किसी ने उससे प्यार और प्रोत्साहन का एक शब्द भी नहीं बोला। थोड़ा समर जो था वो पेसिमिस्टिक हो गया था, निराशावादी हो गया था, निगेटिव थॉट वाला हो गया था। इसलिए हो गया था क्योंकि उसे अपने जीवन में कभी न तो किसी ने प्रोत्साहित किया और न ही किसी ने प्यार दिया। इसलिए उसने निश्चय किया कि घर से वे दोनों कुछ नहीं लेंगे और नौकरी तलाशने में वह पूरा दम लगाएगा। तो समर और प्रभा ने यह निर्णय लिया कि घर से वे लोग कुछ नहीं लेंगे। कहने का मतलब कि पिताजी भाई से अपने खर्च के लिए वे लोग कुछ नहीं लेंगे और नौकरी की तलाश करेंगे और नौकरी की तलाश करके और अपना खर्चा वे दोनों खुद उठाएंगे। वह बहुत निराश था, पर प्रभा के साहचर्य से वे निराशा के बादल छट गए। कहने का मतलब कि समर बहुत निराश था, लेकिन प्रभा का साहचर्य, ये साहचर्य का मतलब है साथ, साहचर्य का मतलब है साथ, है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ, साहचर्य का मतलब हुआ साथ। तो वो निराश जरूर था, लेकिन जब प्रभा का साथ उसे मिल गया तो उसकी निराशा समाप्त हो गई और वह आशावादी हो गया। तो इस तरह से हमारा तीसरा पाठ भी समाप्त
होता है। और आगे के वीडियो में हम लोग चौथा देखेंगे। यह थोड़ा लंबा हो गया, मैंने कोशिश की कि जब 2 बनाऊंगा तो ज़्यादा छोटा हो जाएगा और 1 बनाया तो थोड़ा बड़ा ही हो गया। तो इस प्रकार से यह पाठ समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह समझ में आएगा।